नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से लगभग एक साल पहले दिल्ली में एक 23 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार ने देश में काफी कुछ बदला। कई चीजें पहली बार हुई, पहली बार लोग सड़कों पर आए उस बात का विरोध करने जो इससे पहले शायद एक असामान्य घटना नहीं मानी जाती रही थी। एक नया कानून बना, एक सरकार बदली और माना यह भी गया कि चुनाव में पहली बार महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। बहुत से ऐसे कदम भी उठाए गए जिससे महिलाओं को सुरक्षा हासिल हो सके, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद एक भारतीय नहीं बल्कि इस बार एक विदेशी महिला के साथ हुई ज्यादती ने फिर से रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 16 दिसंबर 2012 की घटना और इस घटना के बीच ऐसी वारदातें नहीं हुई हैं, लेकिन इस बार फिर कई सवाल उठ रहे हैं कि कितने सुरक्षित हैं हमारे शहर। और वाकई अब चूंकि नया कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उस कानून के बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं समाज पर कि कानून बदल गया है लेकिन समाज कब बदलेगा। किस तरह से ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं इसके जवाब क्या हमें समाज से ही पूछने होंगे और वहीं से जवाब आएंगे, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अपने कई खास मेहमानों के जरिए बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर वहीदा खान हैं जो कि प्रोफेसर हैं और फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ TR कक्कड़ फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं और इसके अलावा दुष्यंत दवे भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमने कोशिश की है कि इस बार चूंकि बात हो रही है सुरक्षा को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो सिर्फ हम महिला ही पैनलिस्ट को शामिल न करें बल्कि पुरुषों से भी इस बारे में बातचीत की जानी चाहिए जो भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। दुष्यंत दवे जी, ये माना जा रहा था कि जो कानून बनाया गया है जिसको लेकर काफी हद तक प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ सड़कों पर। फिलहाल दुष्यंत दवे जो हैं वो तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन TR कक्कड़ जरूर मौजूद हैं। उनसे मैं ये सवाल पूछती हूँ। TR कक्कड़, ये वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। कानून को लेकर जिस तरह से जो जिद हो गई थी, एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट ने कहा था कि कानून बन जाएगा तो वो रामबाण बन जाएगा, हर मर्ज का इलाज बन जाएगा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े जितने मुद्दे हैं। लेकिन कानून बनने के बाद भी इस बीच 2013 का अगर हम जिक्र करें तो उसमें पिछले 4 साल के मुकाबले जो जुर्म है महिलाओं के खिलाफ, जिसमें बलात्कार जो है वो प्रोमिनेंट है, उसमें इजाफा हुआ है पिछले 4 साल के मुकाबले। ये बात कानून बनने के बाद है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। देखिए, जो 16 दिसंबर की दुखद घटना थी उसके बाद एक सख्त कानून अवश्य बना है। और ये भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उस कानून के बनने के बाद पिछले वर्ष पहले वर्षों की बनिस्बत जो है वो ज्यादा अपराध जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट रजिस्टर हुए हैं। देखिए, कानून बना है, अच्छा है, कानून बिल्कुल सख्त है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मनुष्यों की यानी कि आदमियों की मानसिकता अभी नहीं बदली है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम ये सोचें कि कानून बन गया है, कानून तो 302 कत्ल का भी है, फिर भी कत्ल होते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये जो कानून बना इतना सख्त, इसकी लोगों को पता है, ये वो लोग जो कि इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं, क्या उन्हें ये पता है कि इतना कानून जो है सख्त बन चुका है? मेरे विचार से नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग इन चीजों को पढ़ते ही नहीं है, ना ही समाज ने उन तक ये चीजें पहुंचाई है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज में हमें ये जो अपना रेप है इसके बारे में समाज को आगाह करना होगा कि ये एक बड़ी कमजोर मानसिकता है लोगों की कि इस तरह की औरतों को घेर कर फिर उनसे सामूहिक अत्याचार करें। ये हमें अपने स्कूलों में उसके बाद ये है कि चूंकि हम ये डेनिश औरत की बात कर रहे हैं, डेनिश महिला की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि सिर्फ बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि लूटपाट भी हुई है और उसको मारा पीटा भी गया है। इस हद तक जो है वो ब्रुटैलिटी अपनाई गई है। तो क्या ये मामला बलात्कार से ज्यादा क्या लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला आप ये देखते हैं? क्योंकि ये घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, होटल के अंदर ये घटना नहीं हुई है बल्कि बिल्कुल रात के वक्त सड़क की ये घटना है। तो आपको लगता है कि क्या ये जो एक बार बार हमें आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, ये फिलहाल ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार वर्सेस दिल्ली पुलिस नजर आ रहा है, आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी है क्या? ये जो है ये घिनौनी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अवश्य कहीं ना कहीं
सुरक्षा में कुछ कमी रही है। लेकिन दूसरा चीज देखना है कि जिस तरह के लोग ये इन घटनाओं में शामिल होते हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह के कानून बने हुए हैं। डेफिनेटली पुलिस को इसमें जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए, पकड़े गए भी हैं कुछ, और पुलिस थोड़ा इस पर और विचार करेगी कि इस तरह के एरिया जहां पे ये अंधेरे में पार्क हैं या जहां पे ऐसी गलियां हैं, वहां पर क्या और सुरक्षा करनी चाहिए, इसमें जरूर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन ये किसी अंधेरी गली या किसी पार्क की घटना नहीं है, ये वीआईपी इलाके की घटना है जहां ये माना जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में पुलिस तैनात रहती है। कक्कड़ साहब, नहीं, ये वीआईपी अगर आप देखेंगे, ये जो ऑफिसर्स क्लब है ये स्टेट एंट्री रोड पर, ये वीआईपी उस तरह के एरिया में अवश्य है, लेकिन ये रेलवे की संपत्ति है, रेलवे की साइट पर है। अवश्य रेलवे पुलिस भी है हमारी, उनको देखना चाहिए इसके बारे में। लेकिन आप ये कहें कि वीआईपी एरिया मींस हर वक्त पुलिस घूमती रहती है, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि निजी उन डिपार्टमेंट्स के हैं, उन डिपार्टमेंट्स के निजी एरियाज होते हैं, ये वहां पर यह घटना हुई है। दुष्यंत दवे साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। दुष्यंत दवे साहब, ऐसा नहीं है कि हम इस कानून के खिलाफ हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमें बताया गया था कुछ महीनों पहले कि अगर ये कानून बन जाता है तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी देश में, लेकिन वैसा सामने नहीं आया है। 2013 में कहीं ज्यादा मामले आए हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के, जिसमें बलात्कार सबसे ज्यादा है। ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से ये माना जा रहा था कि जिम्मेदारी सरकार की है और दबाव सरकार के ऊपर था, कुछ लोग ये जब दलील देने की कोशिश कर रहे थे कि घर जाएं ये प्रदर्शनकारी और घर में देखें कि समाज में जो चीज है, जो महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का रवैया है, वो दरअसल जिम्मेदार है। क्या इस वक्त ये बात प्रूव होती है जब 2013 का ये हम पूरी फिगर्स देखते हैं और खासकर ये ताजा घटना देखते हैं बलात्कार की? देखिए, दो चीज अलग है। एक तो आपका सोशल इश्यूज है जिसको आपको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। ये सामाजिक जो मानसिकता है उसको बदलना इस देश में मेरे ख्याल से तो बहुत वर्षों, शायद 50-100 साल लग सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि उस एक जो मेंटालिटी है हमारी उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि एक तरह का जो स्त्री की तरफ रिस्पेक्ट होना चाहिए वो एक रिस्पेक्ट है ही नहीं समाज में, अनफॉर्चुनेटली। एंड उसको लाना एक बहुत हरक्यूलियन टास्क है। उसके लिए आपके पास ऐसे नेता होने चाहिए, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस जैसे, जो हमारे पास कभी आज होने वाले हैं नहीं। तो वो तो आप भूल जाइए कि हो सकता है। दूसरा इशू है जो जहां पर कुछ कर सकते हम, और वो इशू है पुलिसिंग। नाउ पुलिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि पूरी पुलिस फोर्स हिंदुस्तान में कोई जगह पर आप जाए, कोई भी कोने में जाए, पूरी पुलिस फोर्स की अटेंशन खाली वीआईपीओ के पीछे लगी रहती है। या तो उनको गार्ड करती रहती है या तो उनके बंदोबस्त में लगी रहती है। उनके पास पुलिसिंग, जो रेगुलर पुलिसिंग काम है, वो काम करने के लिए कोई ना तो मैन पावर है, ना तो मोटिवेशन है, ना तो कोई मार्गदर्शन है। सो अनलेस एंड अनटिल ये अगर आप पुलिस के एटीट्यूड को चेंज ना करें, और हमारे वीआईपी साहब जब तक ये नहीं एक्सेप्ट करे कि भाई ये हमारी सुरक्षा जब तक अच्छी नहीं रहेगी, जब तक आम आदमी की सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, तब तक इस मसले का हल लाना मुश्किल है। और आप एक मिनट भगवान करे ना हो, एक मिनट सुनिए, भगवान करे ना हो, पर जिस दिन कोई बड़े वीवीआईपी नेता की बेटी या बहू की अगर ऐसी घटना होगी तभी इनकी आंख खुलेगी, तब तक इनकी आंख खुलने वाली है नहीं। जी ठीक है, आपका आर्गुमेंट और ये दलील हम काफी दिनों से सुनते भी आए हैं कि अगर वीवीआईपी सुरक्षा को कम कर लिया जाए तो ज्यादा सुरक्षा हो सकती है। पुलिस, कई बार आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि हर एक लड़की के साथ एक पुलिस वाला आप खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हम बात सुने, उनका डेटा देखें तो नहीं कहता हूं मैं, तो 95% से ज्यादा जो लोग हैं, जो घटनाएं हैं, वो चार दीवारी के अंदर हो रही हैं। इसलिए बात मैं बार बार समाज के ऊपर डाल रही हूं ये बात कि घर के अंदर कौन सी पुलिस, कौन सी राजनीति, कौन सी सरकार ये समझाएगी लोगों को कि महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। क्या वाकई हमें वापस समाज के सवाल पर लौटना है जिसमें आपने कहा कि 50-100 साल लग जाएंगे? नहीं, आपकी बात सही है,
मैं मानता हूं कि पुलिसिंग के साथ अगर जुडिशरी एक थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल दे, थोड़ा सा स्पीड अप करे इन केसेस को। अब जैसे निर्भया जैसे केस में भी हमें महीनों लगे ना, मैं नहीं मानता हूं कि रेप के केसेस में जहां आप आज के दिन मोस्ट साइंटिफिक वे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, उन केसेस में आपको कोई ज्यादा ओरल विटनेसेस की जरूरत है या कोई ज्यादा समय देने की जरूरत है एक्यूज को। द जुडिशरी कैन बी रियली ट्रेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू डील विद दिस केसेस। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी इन लोगों को लेकिन आप जो बात कर रहे हैं अच्छा रहेगा। आप जो बात कर रहे हैं वो घटना के होने के बाद की बात कर रहे हैं। मैं जो जिक्र कर रही हूँ घटना से पहले की बात कर रही हूँ कि कैसे इन घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। इनका जिक्र हम ज्यादा जानने की कोशिश करें। प्रोफेसर वहीदा खान, आप साइकोलॉजी पढ़ाती हैं और साइकोलॉजी समझती हैं। के कारण मैं वापस आऊंगी जी, वापस अगर आप 100-200 लोगों को, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। प्रोफेसर वहीदा खान, ये बताइए कि क्या अगर एक मेल साइकोलॉजी समझने की हम कोशिश करें, उनका मनोविज्ञान देखने की कोशिश करें, एक मर्द के अगर जहन में हम जाकर पढ़ने की कोशिश करें कि आखिर वो बलात्कार क्यों करता है, क्या 16 दिसंबर के बाद जिस तरह का एक पब्लिक एंगर, एक लोगों में जो गुस्सा पैदा हुआ, जो सड़कों पर औरतें निकल कर आई, मर्द भी निकल कर आए, क्या उसके बाद से हमारे यूथ के खासकर जहन में कुछ बदला है या वैसा ही है सब कुछ? जहाँ तक रेप का ताल्लुक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ वायलेंस है। और जब हम वायलेंस की बात करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो वायलेंस किसी भी तरह की हो सकती है और उसका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, मगर उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर थ्रू एजुकेशन, क्योंकि ये एक तरह की प्राइम हमारी जो इंस्टिंक्ट है वो ऑलरेडी देयर, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, साइकोलॉजिकल भी हैं, सोशल भी हैं। तो उस इंस्टिंक्ट को जो ज़्यादा डोमिनेंट है या मैनिफेस्टेड है, दैट इज़ बीइंग थ्रू जो हमारे मेल्स के थ्रू अगर कहें, तो उसका जो लार्जर एक्सप्रेशन है वो डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म में हमें नज़र आ जाता है। जैसा कि आपने कहा कि घरों में तो सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा एग्जाम्पल है वो डोमेस्टिक वायलेंस का है। तो अगर हम उस इशू को वहाँ से एड्रेस करें और फिर हम रेप पे जो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है और जो घरों में औरतों के साथ बलात्कार होता है, उन दोनों को आप एक साथ रख के देख रही हैं? मैं बिल्कुल, अगर हम उसको पहले कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसके कॉजेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो एक तो जो सबसे ज़्यादा मेल्स में, मैंने शायद पहले भी कभी कहा होगा कि जो एक तो डोमिनेंट टू बी डोमिनेंट ओवर ऑपोजिट सेक्स, और दूसरे जो उनके कई बार ऐसा होता है बहुत जो हमारा जो साइकोलॉजिकल फॉर्म में जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो पूरी तरह फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। तो जितने भी हमने देखा है ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े जाते हैं और इस कामों में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के माइनर फॉर्म में ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सपोज आप कहीं ईव टीजिंग है या किसी को कमेंट पास किया या किसी के ड्रेस पे कोई कमेंट पास किया, तो एक जो माइंडसेट है कि औरत को हमेशा कमोडिटी के रूप में यूज देखना चाहिए, देखते हैं, एक तो वो इशू है। दूसरा डोमिनेंस ओवर वुमेन। यानी आप ही कह रही हैं कि जो जिस जंग को लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुंचे कि बाजार ने वापस उसे हमें वहीं ला दिया, जहाँ हम घर से बाहर निकालने की बात करें तो दूसरे चार दीवारी में बड़ी परेशानी, आप बाहर निकली और बाहर निकले तो एक कमोडिटी, एक उत्पाद बन गए। राइट। और इसमें सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो एंटरटेनमेंट मास मीडिया है उसने इस तरह का प्रोजेक्शन किया है वुमेन का। अगर हमें किसी, अभी जैसे दवे साहब ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है चेंज लाना, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है अगर हमारे साथ हम तीन चीजों पे फोकस करें। एक तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, दैट कुड बी एनी काइंड ऑफ मीडिया कैन बी यूज्ड, एजुकेशन कैन बी यूज्ड एंड एनी अदर। चलिए, वजह तो हम इसके हल भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। लेकिन टीना जी, उससे पहले मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। ये बताइए कि क्या ये सवाल, एक ये बड़ा सवाल है औरत की समाज में बदलती जगह, बढ़ती जगह, क्या जब इस तरह की हिंसा होती है तो क्या जो मर्द है, जो पुरुष है, जो इस घटना में इन्वॉल्व है, जो ये काम कर रहा है, क्या वो औरत को अपनी जगह दिखाने की भी कोशिश करता है कहीं ना कहीं, जिस डोमिनेंस का जिक्र प्रोफेसर वहीदा खान कह रही हैं? देखिए, हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर मैरिटल रेप्स भी होते हैं और शादी बहुत ही होली इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ। तो दोनों चीज़ें जो पैरेलल चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी तो है। दूसरी बात ये कि जिस देश में नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी या महिला का स्थान होना चाहिए, हम भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ बहुत देवी देवता पूजे जाते हैं, तो देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और उसको आप सेक्सुअल वायलेंस में ले जाते हैं, आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस में ले जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और मैं समझती हूँ कि
ये तो जो है वो यूएनओ का डाटा कहता है, अभी रिसेंट रिसर्च कहती है कि हर तीसरी महिला के साथ घर में सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारे दिखावे में और हमारे एक्चुअल एक्शन में बहुत डिफरेंस है। हम महिलाओं को देवी की तरह पूछते हैं, पर किस तरह उसे रौनते हैं वो मुझे लगता है एक्चुअल पिक्चर हमें एनसीआरबी के डाटा से और यूएन की डाटा से मिलता है। लेकिन प्रोफेसर वहीदा खान कह रही है, मैं उसी बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी में, समाज में औरत की जो बदलती स्थिति है, जो बदलती जगह है, उसको लेकर भी एक विरोध है क्या पुरुषों में, जो बलात्कार के फॉर्म में ट्रांजिशन पीरियड है। देखिए हर समाज जो है, किसी समय में हम महिला प्रधान देश होते थे, फिर हम पुरुष प्रधान हुए। अब मुझे लगता है हम जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करते, कहीं भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। एंटी रेप लॉस भी आप देखेंगे तो इतने स्ट्रिंजेंट बना दिए कि 14 सेकंड अगर लड़का देखेगा तो मतलब 14 सेकंड बाद 15वां सेकंड हो गया, हो सकता है वो डिफरेंट रीजन के लिए आपको देख रहा हो सकता है उसको कहीं कुछ मच्छर दिख जाए, महिला खड़ी है और उसके यहाँ कहीं मच्छर काटने के लिए हो रहा है या कुछ भी, या उसको गाड़ी आके मारने लगे। तो मतलब अगर बस स्टॉप पे देखेंगे तो मुझे लगता है ये स्ट्रिंजेंट लॉस बने हैं, एक तरफा लॉस है। एक तरफा लॉस कभी चलते नहीं है, मुझे लगता है समाज में बदलाव की जरूरत है। तो दूसरा वहीदा जी ने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है जिसपे मैं काम करती हूँ, मीडिया लॉस। विमेन का जो पोर्ट्रेयल है टेलीविजन पे कैसे होता है, फिल्मों में कहा जाता है, फिल्मों में गाने आते हैं, मैं हूं तंदूरी चिकन, गटकाले मुझे एल्कोहल से, पटाले मुझे मिस कॉल से। तो अगर ये इस तरह की भाषा और ये गाने हैं और ये आमतौर पर सड़कों पर चलते हैं, जब आप निकलते हो, कई बार हमारी चाल में भी फर्क हो जाता है। मैं गाड़ी से नहीं निकली और किसी दिन रिक्शा से निकल गई तो पीछे से आते हैं, अरे देखिए आगे पीछे कितना मस्त है। तो जब ऐसे, सॉरी मैं आपके चैनल पे ऐसे शब्दों का यूज कर रही हूँ, बट करना जरूरी है, जब ऐसे शब्द सुनने में आते हैं तो बड़ा लगता है कि देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति भी ऐसा करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि विमेन का कमोडिफिकेशन इस तरह से बढ़ गया कि कॉन्डम की एड में देखिए तो महिला है, वहां चैनल पे महिला जो है वो सिड्यूस कर रही है, एक पॉर्न स्टार जो है वो सिड्यूस कर रही है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम घर में परिवार के साथ टीवी देखते हैं तो हम इधर उधर आंखें करने लगते हैं। अगर कुछ भी सपोज अगर डाइपर का ऐड आ जाए या सैनिटरी पैड का ऐड आ जाए तो हमें थोड़ी सी शर्म आने लगती है। ये बात जो आप कह रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी एक जो तोड़ है, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन है कहीं ना कहीं वो, बिल्कुल मैं तो कहती हूं, जो एक्सपोजर आपको एक उम्र के बाद मिलता है, वो एक्सपोजर अगर एक उम्र से पहले मिले, मुझे कल ही कोई बता रहा था कि सेक्स एजुकेशन के नाम पर सैनिटरी नैपकिन का जिक्र किया जाता है। सेक्स की बात है हमारे पास, शरीर की संरचना के नाम पे, सेक्स एजुकेशन के नाम पे भारत में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जो हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि उन 2 चैप्टर से बाहर निकल के ये एक ऐसा देश है जहां पॉर्न मूवीज जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से बढ़ा है, उसका जो एक्सेस बढ़ा है, आप देखेंगे जो कंटेंट जो है हमारे देश में सर्वर्स नहीं है, बाहर के सर्वर्स हैं। और हमारी पुलिस, हमारा साइबर जो सेल है, पवन दुग्गल जी हैं, उनसे कई बार चर्चा होती है तो बातचीत होती है कि वो नाकामयाब है इसको रोकने में। पर आप सुनिए, देखिए कि उस तरफ मैं कहना चाहूंगी कि एक मल्टी स्पेशलिटी ट्रेन आ गई है देश में, पर उसका ट्रैक सही नहीं है। तो ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है। आपके पास फिर से जाना चाहती हूँ दुष्यंत देवी साहब, ये बताइए कि इस कानून को लेकर, जैसे मैंने कहा कि हमें विरोध नहीं है, लेकिन माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सनक में बदल गया है, ये एक तरफा कार्रवाई है। एक तरफ हम जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ये कानून भी कहीं ना कहीं उनके रास्ते में और रुकावट बन के आ रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। देखिए कानून, सो फार एज लॉ द अमेंडमेंट अगेंस्ट द रेप इज कंसर्न, उसके बारे में तो मैं कहूंगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो जरूरी था। बट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो इट इज एक्सट्रीमली वाइड और इट कैन बी वेरी इजीली अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। सो ये हम देख ही रहे हैं आजकल, इन दिस हाई प्रोफाइल केसेस कि कैसे दिस इज नाउ बीइंग रिकॉइलिंग ऑन द सोसाइटी। अब जैसे आपका 498A डाउरी डेथ केसेस, उसमें आप देखते थे, आजकल भी देख रहे हैं कि पूरे फैमिली, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सबको रोपिंग किया जाता था, instead of just finding the right person who had led the girl to commit a suicide or who was demanding dowry. So ये abuse unfortunately is bound to take place, and the amendment of law I think has been carried out hurriedly, and it really requires to be read down. मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को मौका मिले तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये क्लैरिफाई कर सकता है, क्योंकि अब कानून हो गया तो पार्लियामेंट में तो जाएगा नहीं, तो ये अब्यूज रोकना जरूरी है। पर ये कानून का जो भय है वो तभी आ सकता है, स्पेशली ये हीनस केसेस लाइक रेप, कि भाई आप इन केसेस 500,000 केसेस को फास्ट ट्रैक हर एक केस को करिए, एज एवरीबडी राइटली सेज
कि भाई लास्ट ईयर इतने केसेस ज्यादा हो गए, और बताया ये तो भी जा रहा है कि जितनी रिकमेंडेशंस दी गई थी उनमें से ज्यादातर रिकमेंडेशन पे जो है वो अमल भी नहीं हो पाया है। मैं एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगी, जिसमें कि कहा यह भी गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनकी तादाद भी बहुत कम है। नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर एक कोर्ट को फास्ट ट्रैक बनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, ऑल्दो आई हैव बीन अ लॉयर फॉर 35 years, आई लव माय जुडिशरी, आई रिस्पेक्ट इट, बट मैं जरूर मानता हूं कि सक्सेसिवली दी जुडिशरी के जो लीडर्स है, चीफ जस्टिस, उन्होंने कोई विजन नहीं दिखाया है इस बारे में कि कैसे इन केसेस को डील किया जा सकता है, कैसे इनको स्पीड अप किया जा सकता है। देखिए इंटरनेट, मेरी दो बातें, सेंसरशिप जी, जो निर्भया जो केस आया उसकी वजह से 3,500 केसेस जो है उसी बेंच के पीछे हो गए। तो एक केस में आप तेजी दिखाते हैं जो मीडिया में हाईलाइट होता है, जिसका आपको प्रेशर होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि रीसेंट पास्ट में जो 2 कानून बने हैं, एक बने हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केस में भी कौन सा आपने जजमेंट अभी तक पूरी दे दी है? एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए पुलिस ने 30 दिन के अंदर अंदर वो चार्जशीट फाइल कर दी थी। इतना साइंटिफिक एविडेंस, इतना बेस्ट एविडेंस था, उसके बाद भी अभी देखिए जो कानून की प्रक्रिया है, जो अपील्स हैं वो चलती जा रही हैं। दूसरी बात आप समझे कि 2 महीने 4 महीने में सजा मिल जाएगी, सजा नहीं मिलेगी। जी, मैं दूसरी बात ऐड करना चाहूंगी, केस में और कितना समय लगेगा। साहब, मैं दूसरे पैनलिस्ट से बात कर रही हूँ। प्रोफेसर वहीदा खान, ये बताइए कि फिलहाल ये मामला आपको वाकई कानून से जुड़ा हुआ लगता है? ये मामला, चूंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि घटना से पहले की जो स्थिति है उसको हम किस तरह से समझें। घटना घट गई, ठीक है, इंसाफ मिलेगा, जरूर कानून में अलग अलग तरह की तब्दीलियों की जरूरत है, अदालतें बनने की, पुलिस को भी ज्यादा सेंसिटाइज होने की जरूरत है, वो सारे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन क्या वापस ये सवाल समाज की तरफ नहीं जा रहा है? देखिए, कोई भी जो हमारा इशू है उसको हम समाज से अलग नहीं कर सकते, और जब हम समाज की बात करते हैं तो हमारा फैमिली सिस्टम एंड जो इंडिविजुअल स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एटसेट्रा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सभी से सारे इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं। और हम कानून बने हैं ज़रूर, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, किसी भी कंट्री में जब भी हम कोई रेवोल्यूशन या कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, उसमें कम्प्लीटली सोशल मूवमेंट के बेसिस पे हम सब कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि हमें पुलिस और जुडिशरी का सपोर्ट हासिल ना, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल विल कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, दैट हैज़ बीन लैकिंग, वो कभी नहीं हुआ है। कोई भी कानून अगर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है, या पॉलिटिक्स का क्या रोल है, राजनीति एंड पॉलिटिशियंस का रोल इसमें मेरे ख्याल से तो अभी तक बहुत गलत रहा है। अगर हम जो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, जो डिफरेंट पार्टीज हैं, अगर एक इस इशू को इतना इम्पोर्टेंस दें, अगर वो समझते हैं कि वुमेन से रिलेटेड हमें सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, क्योंकि यही कहा जाता है कि वुमेन जो है वो हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 50% है, और एक फ्यूचर जो हमारे कंट्री का है वो वुमेन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो देखिए, जो कानून होते हैं वो सदियों के लिए बनते हैं, वो डेकेड्स के लिए बनते हैं, वो 10 साल के लिए नहीं बनते हैं। पर रीसेंट पास में जो हमने देखा, देखिए लॉर्ड मैकाले का सीआरपीसी आईपीसी आया, जिसमें माइनर चेंजेस हुए हैं, अगर हुए हैं तो बहुत सालों से वो कानून चल रहे हैं, आप देखिए। पर मेरा ये कहना है कि पार्लियामेंटेरियंस का कोई विजन नहीं है। मुझे लगता है 2012 और 2013 में जो कानून आया उसमें एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और दूसरा एंटी रेप लॉज है, दोनों पे ही प्रश्न चिन्ह लगा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे निर्भया के पेरेंट्स, जो 16 दिसंबर गैंगरेप दामिनी के पेरेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। और तरुण तेजपाल का जब केस आया तो जुवेनाइल जस्टिस जो एंटी रेप लॉज है उसको रिव्यू करने के लिए उनके मतलब काफी सारे कानून विदों का जो है स्टेटमेंट आया बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कानून जो है एक विजन के साथ बनाए जाते हैं। हमारे देश में वो जो पॉलिटिकल विल है, साल आप कानून नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रीना शर्मा आपका, और प्रोफेसर वहीदा खान, दुष्यंत दवे, टीआर कक्कड़। तो फिलहाल एक और ऐसी घटना हुई है जिसने के रोंगटे खड़े किए हैं, और इस बार ये मामला देश का नहीं बल्कि एक विदेशी महिला का है। वो भी छोटी उम्र की नहीं बल्कि 51 साल की वृद्ध महिला है जिसके साथ एक घटना हुई है। न सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि उसको लूटा भी गया। साफ तौर पर सवाल जो हैं वो 16 दिसंबर 2012 के बाद हमारे सामने कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।